उस फुसफुसाती हुई आवाज को सुनकर अर्नव अपने आसपास देखता है। हमेशा की तरह उसके आसपास कोई नहीं होता। वो इरिटेट होकर खुद से कहता है, फिर से वही आवाज। ये प्रॉब्लम तो अब बढ़ती जा रही है। बस एक बार इन होस्टेजेस का केस सॉल्व कर दूं, फिर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपना चेकअप करवा लूंगा। लगता है वर्क स्ट्रेस की वजह से मुझे ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। अर्नव को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज गुस्से में कहती है, ये तेरी बीमारी नहीं, तेरी मौत है। तुझे जानना था ना कि पुराने रोड पर लोगों को कौन मारता है? तो ले, आज देख ले। ये सुनते ही अर्नव अपनी कार की ब्रेक लगा देता है। अब उसकी कार पुराने रोड को पार कर चुकी थी। कार में बैठे हुए अर्नव को किसी औरत की चीख सुनाई देती है। अर्नव फिर से पूरी कार को चेक करता है, लेकिन कार के अंदर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे चीखने की वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी। वो आवाज किसी भी इंसान को बेचैन कर देने वाली आवाज थी। अब अर्नव के लिए उस आवाज को सह पाना मुश्किल होता जा रहा था। उस तेज आवाज से बचने के लिए अर्नव अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। कान बंद करने के बाद भी वो आवाज बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अपना कान बंद किए हुए ही वो कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ तिलमिलाते हुए देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब वो आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अर्नव के कान के साथ साथ उसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही पलों में उसके कान से खून बहने लगता है। अर्नव उस आवाज को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोड में बेसुध होकर गिर जाता है। अर्नव उस सुनसान सड़क पर बेसुध होकर पड़ा था और उसकी आंखें हल्की सी खुली थी। उसे वहां कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। वो साया जमीन से कुछ ऊपर हवा में चलते हुए अर्नव के पास आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तू मेरे शिकार को मुझसे छीनना चाहता था ना? ले, मैंने तुझसे तेरी जान छीन ली। अभी मेरी शक्तियां कमजोर हैं, वरना आज मैं तुझे इससे बदतर मौत देती। कुछ ही समय बचा है तेरे पास, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो साया वहां से चला जाता है। अर्नव अपनी धुंधली आंखों से उस साए को देख रहा था। उस आवाज की वजह से अर्नव का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसकी जान निकलने ही वाली है। तभी उस सुनसान सड़क पर एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर में वहां एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर कोई हेलमेट लगाए बैठा था। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट के साथ हाफ ग्लव्स भी पहना हुआ है। उस बाइक पर बैठा इंसान नीचे उतरकर अर्नव की तरफ बढ़ता है। अर्नव के पास पहुंचकर वो अपना हेलमेट निकालता है। वो राइडर एक लड़की थी। वो लड़की अर्नव को देखते हुए कहती है, उसका एक और शिकार। उस लड़की का ड्रेसअप किसी बाइक राइडर की तरह था। उसका रंग दूध की तरह गोरा था और उसके कर्ली बाल खुले हुए थे। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। वो लड़की अर्नव के सिर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है। वो लड़की अर्नव से कहती है, इस बार उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। अर्नव की आंखें हल्की खुली हुई थी। उस लड़की की नजर अर्नव के कान से बहते हुए खून पर जाती है। वो अर्नव की तरफ झुकती है और अपने दोनों हाथ अर्नव के दोनों कान पर रखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर अर्नव के कान से अपना हाथ हटा देती है। उस लड़की के ऐसा करते ही अर्नव की आंखें खुलने लगती हैं। अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेजान शरीर में किसी ने जान डाल दी हो। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से उसे उस लड़की का धुंधला सा चेहरा दिखता है।
अर्नव अपनी पूरी ताकत लगाकर धीमी सी आवाज में उससे कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की उठकर कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरा ये एहसान तुम पर उधार रहा, अब जाओ, कम से कम आज रात के लिए तुम उस साए से सुरक्षित हो। ये कहकर वो लड़की अर्नव के शरीर पर सफेद पाउडर जैसा कुछ डालकर वहां से चली जाती है। अर्नव रोड पर ही पड़े हुए ये सब देखता रह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर युवराज अभी तक सुहानी को लाइब्रेरी में पढ़ा रहा है। युवराज एक मोटी सी हिस्ट्री की बुक को बंद करते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म, अब तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो। सुहानी भी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ फाइनली, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझसे हो पाएगा, थैंक यू सो मच सर। युवराज कहता है, अगर रात को साई के पीछे ना जाकर पढ़ाई की होती तो ये कब का खत्म हो जाता। ये सुनकर सुहानी शर्मिंदा हो जाती है। वो आगे कहता है, तुम बहुत अजीब हो। सुहानी कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? युवराज जवाब देता है, तुम उस साए से लड़ने चली जाती हो, लेकिन एक मामूली से सेमेस्टर एग्जाम से डरकर रोने लगती हो। सुहानी चिढ़कर कहती है, वो साया मुझसे मेरी स्कॉलरशिप नहीं ले सकता जो ये एग्जाम ले सकता है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, वो तुम्हारी जान ले सकता है। सुहानी बेपरवाह होकर कहती है, वो मुझे नहीं मार सकता। सुहानी की ये बात सुनते ही युवराज के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो क्यूरियस होकर कहता है, वो साया तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? सुहानी तपाक से कहती है, क्योंकि आप है ना मुझे बचाने के लिए। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो सुहानी के जवाब को इग्नोर करके कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ शायद मैं जानती हूँ। युवराज फौरन कहता है, क्यों? सुहानी कहती है, उसने सृष्टि को मार दिया था क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी। शायद वो मुझे भी इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि मैं। ये कहते हुए सुहानी खामोश हो जाती है। सुहानी का वो अधूरा जवाब सुनकर युवराज उसे बस देखता रह जाता है। सुहानी की नजरें झुकी हुई थीं। वो अपनी नजरें उठाकर युवराज को नहीं देख पा रही थी। अपनी नजरें झुकाए सुहानी यहाँ वहाँ देखने लगती है। उसे एहसास था कि जो बात उसने अभी कही थी शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ सेकंड बाद युवराज सुहानी से अपनी नजर हटाकर घड़ी देखता है। वो इस वक्त काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था और उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। युवराज वहां से उठते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, काफी रात हो गई है। सुहानी टाइम देखने के लिए अपना मोबाइल उठाती है। टाइम देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। युवराज के साथ पढ़ते हुए 6 घंटे कैसे बीत गए थे उसे पता ही नहीं चला। सुहानी उठकर युवराज के साथ वहां से निकल जाती है। युवराज की कार शिमला की सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सुहानी देखती है कि युवराज पुराने रोड वाले रास्ते से जा रहा था। वो युवराज से कहती है, युवराज सर, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो खतरनाक है ना? युवराज सामने देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवराज की कार जब पुराने रोड को पार करके आगे बढ़ती है तो उन्हें एक और कार दिखती है। उस कार को देखकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती हैं। उस कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। कार के अंदर की लाइट और हेडलाइट दोनों ऑन थे। ये सब देखकर युवराज अलर्ट हो जाता है। उसके मन में अब एक ही बात आ रही थी, कहीं उस साए ने आज फिर से किसी को तो। युवराज ये सोचते हुए ही अपनी कार आगे बढ़ाता है। सुहानी की नजर भी उस कार पर पड़ती है और वो भी वही सोचने लगती है जो युवराज सोच रहा था। उस कार के करीब जाने पर युवराज देखता है कि वो एक पुलिस कार है। उस कार के सामने एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा था। युवराज फौरन कार रोक देता है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए सुहानी से कहता है, बाहर मत निकलना। ये कहते ही युवराज कार से बाहर निकलकर उस आदमी की तरफ तेजी से जाता है।
सुहानी भी कार से बाहर निकल जाती है। एक सेकंड के लिए युवराज उसकी तरफ गुस्से से देखता है, फिर सड़क पर पड़े उस आदमी के पास चला जाता है। पुलिस कार देखते ही युवराज को अंदाजा हो गया था कि वो आदमी अर्नव ही हो सकता है। युवराज अर्नव के सर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी वहां पहुंच जाती है। गाड़ी की हेडलाइट से अर्नव का चेहरा दिख रहा था। सुहानी हैरान होकर कहती है, ये तो एएसपी सर हैं। युवराज सुहानी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अर्नव के नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करता है। इसके बाद वो अर्नव की कलाई अपने हाथ में लेकर उसके पल्स चेक करने लगता है। युवराज सुहानी की तरफ एक नजर देखकर कहता है, ये जिंदा है। ये सुनकर सुहानी के चेहरे की घबराहट कम होती है और वो भी चैन की सांस लेती है। युवराज अभी भी अर्नव को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर अर्नव के दोनों कान पर पड़ती है। अर्नव के कान के आसपास खून था। ये देखकर युवराज समझ आता है कि उस साइन ने ही अर्नव पर हमला किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्नव अभी तक जिंदा कैसे है। जिस तरह से अर्नव पर हमला हुआ था, उसे अब तक मर जाना चाहिए था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी उससे कहती है, युवराज सर, हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है। वो सुहानी को देखकर कहता है, युवराज अर्नव को उठाकर अपने कार की बैक सीट पर लेटा देता है। सुहानी और युवराज कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और युवराज कार आगे बढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद युवराज सेंट थॉमस हॉस्टल के आगे अपनी कार रोककर सुहानी से कहता है, तुम अंदर जाओ और जो हमने आज पढ़ा उसे एक और बार रिवाइज कर लेना। सुहानी कहती है, लेकिन हमें तो एएसपी सर को हॉस्पिटल ले जाना था ना, तो मैं। युवराज सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, हॉस्टल थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तुम हॉस्टल के अंदर जाओ, मैं एएसपी सिंह को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वैसे भी कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम आराम करो। इससे पहले सुहानी कुछ कहती, युवराज उसकी साइड का दरवाजा खोल देता है। सुहानी समझ जाती है कि युवराज उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वो हॉस्टल जाने का फैसला करती है। वो कार से बाहर निकलने वाली होती है, तभी युवराज कहता है, सुनो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज थोड़ा रुककर कहता है, ऑल द बेस्ट। सुहानी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, थैंक यू। इसके बाद वो कार से उतर जाती है। सुहानी के कार से उतरते ही युवराज तेजी से अपनी कार आगे बढ़ा देता है। कार चलाते हुए युवराज बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में वो पूरा सीन फिर से चलने लगता है, जब अर्नव रोड पर पड़ा था और युवराज उसके सर के पास बैठा था। युवराज बार बार उसी सीन को अपने दिमाग में सोचते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी दोनों भौहें जुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल रेस्टलेस था। कुछ देर बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी कार रोक देता है और पीछे पलटकर अर्नव की तरफ देखता है। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन युवराज को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीछे अर्नव बेहोश पड़ा था। युवराज अपना दाहिना हाथ अर्नव के सीने पर रखता है। अर्नव के सीने पर हाथ रखकर युवराज कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। युवराज देखता है, अब उसके हाथ में किसी तरह की राख या भभूत लगी थी। यह भभूत अर्नव की शर्ट पर थी। ये वही भभूत थी जो उस लड़की ने अर्नव के ऊपर डाली थी। इस भभूत की वजह से ही अर्नव पर फिर से उस साई की नजर नहीं पड़ी थी। उस भभूत को देखते हुए युवराज कहता है, इसका मतलब वो शिमला आ गई है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसने अर्नव की जान बचाई थी? युवराज उसे कैसे जानता है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।
युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर आती है। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका रूम अंदर से बंद है। सुहानी दरवाजा खटखटाते हुए निशा को आवाज देती है। थोड़ी देर में उसके कमरे के अंदर से निशा की धीमी सी आवाज आती है। कौन है? सुहानी भी धीरे से जवाब देती है। मैं हूँ सुहानी। इसके बाद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। निशा दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर इधर उधर देखती है। निशा अपने आसपास इस तरह से देख रही थी जैसे अंदर उसने कुछ छुपा कर रखा हो। जब उसे बाहर सुहानी के अलावा और कोई नहीं दिखता तो वो सुहानी से कहती है, जल्दी से अंदर आ जा। सुहानी को निशा की ये हरकत अजीब लग रही थी। वो कमरे के अंदर आ जाती है। सुहानी के कमरे में एंटर करते ही निशा झट से दरवाजा बंद कर देती है। सुहानी निशा की ये हरकत समझ नहीं पाती और परेशान होकर उसे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई था। वो और कोई नहीं बल्कि विवेक था, जो निशा की स्टडी टेबल के पास बैठा था। विवेक सुहानी को देखकर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हाय सुहानी। सुहानी उसे अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। सुहानी शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगती है। सुहानी थोड़ी नाराजगी के साथ निशा से कहती है, इतनी रात को विवेक हमारे रूम में क्या कर रहा है? निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहती है, नहीं नहीं, जो तू समझ रही है ना वैसा कुछ नहीं है। विवेक और मैं यहाँ कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, एग्जाम की तैयारी? निशा सुहानी से शिकायत करते हुए कहती है, और क्या, मुझे कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेस हो रहा था। मैंने तुझे कई बार कॉल किया लेकिन तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं क्या करती? मुझे विवेक को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ा। ये सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन विवेक हॉस्टल के अंदर आया कैसे? निशा विक्ट्री स्माइल के साथ खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ से। अब शक करने की बारी निशा की थी। वो सुहानी से कहती है, तू इतनी रात गए कहाँ से आ रही है और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुहानी निशा और विवेक को लाइब्रेरी में हुई सारी बातें बता देती है और कहती है, मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए मेरा फोन साइलेंट था, तो मैंने तेरा कॉल नहीं देखा। निशा और विवेक को जब ये पता चलता है कि सुहानी पिछले कई घंटों से युवराज के साथ लाइब्रेरी में थी, तो वो दोनों सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ देखने लगते हैं। निशा अपने कंधे से सुहानी के कंधे पर धीरे से मारकर कहती है, तेरे और युवराज सर का कोई सीन चल रहा है ना? सुहानी निशा को डांटते हुए कहती है, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। निशा उसी स्माइल के साथ कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो युवराज सर तुझे एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों दे रहे थे? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सुहानी निशा को ताना मारते हुए कहती है, मेरी और युवराज सर के बारे में लिखने से तुम दोनों को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही निशा और विवेक को कल होने वाले एग्जाम की याद आ जाती है और वो फिर से घबराने लगते हैं। उन्हें घबराता देख सुहानी उनसे कहती है, मुझे युवराज सर ने सारी चैप्टर्स समझा दिए हैं, चलो वो मैं तुम दोनों को पढ़ाती हूँ, तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और मेरा रिवीजन। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक को पढ़ाने लगती है। शिमला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक बड़ा सा बंगला था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ फैले थे, जिन पर बर्फ की सफेद परत जमी हुई थी। उस जंगल में भेड़िए की आवाज गूंज रही है। बंगले के बाहर 4 बड़े बड़े कंटेनर रखे थे। उस कंटेनर के अंदर से कंटेनर को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों को उस कंटेनर के अंदर रखा गया है, जो बाहर निकलने के लिए उसे पीट रहे हैं। उस बंगले के 5-6 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं था। शायद इसीलिए उस कंटेनर को यहाँ रखा गया था, ताकि उसे कोई देख ना सके। ये सीन किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था।
उस हॉल में एक औरत बैठी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। उस कुंड के आसपास काले जादू का सामान फैला हुआ था, जैसे एक कलश में खून, कुछ हड्डियां, कुछ मानव खोपड़ियां। वो औरत उस हवन कुंड के सामने ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तभी उस बंगले के अंदर एक चीखती आवाज के साथ एक काला साया आता है और हवन कुंड के दूसरी तरफ आकर रुक जाता है। उस साए के सामने आते ही वो औरत कहती है, बस आज की रात और फिर कल से तुम्हें शरीर पाने के लिए शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल इस क्रिया के पूरा होते ही तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। उस साए के गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो औरत उस साए से कहती है, क्या हुआ, आज नहीं शिकार मिला? वो साया अपनी डरावनी आवाज में कहता है, वो युवराज, उसकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ने लगी हैं। अब उसके मन से मेरा डर खत्म हो रहा है। वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है। वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम युवराज से घबरा रही हो? वो अभी बच्चा है और उसके पास तो अब बस 6 महीने ही बचे हैं, फिर उसकी जान हमारी हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो औरत कहती है, हाँ, उसकी शक्तियां मेरी उम्मीद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा था उसे तुमने 11 साल पहले ही मार दिया है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बस अब कल रात का इंतजार है। ये कहकर वो औरत अपनी आंखें बंद करके फिर से अपनी साधना में लग जाती है। सुबह के 8 बजे थे। हॉस्पिटल में अर्नव अपने बेड पर लेटा था। सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कुछ ही देर में एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। उठने के बाद अर्नव हैरान होकर अपने आसपास देखता है। उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी थी और पास में कुछ मशीनें थीं जो उसे मॉनिटर कर रही थी। अर्नव खुद को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। अर्नव उठकर बेड से नीचे उतरने लगता है। इतने में गोपाल उस रूम में आता है और अर्नव को बेड से उठते देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। गोपाल परेशान होकर अर्नव से कहता है, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अर्नव बेड से नीचे उतरकर कहता है, गोपाल, ये आराम करने का टाइम नहीं है। आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा काम? इससे पहले अर्नव कुछ कहता, उसका मोबाइल बजता है। अर्नव देखता है कि उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। अर्नव बिना देर किए वो कॉल रिसीव करता है। इससे पहले अर्नव कुछ भी कह पाता, मोबाइल से एक आदमी की आवाज आती है, मैंने लोकेशन भेज दिया है और याद रहे, ये काम 3 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये बात पूरी होते ही कॉल कट हो जाता है। अर्नव उस कॉलर से एक शब्द भी नहीं कह पाता। फोन कटते ही अर्नव रेस्टलेस होकर अपने आसपास देखता है। वो अपने बाएं हाथ को देखता है जिसमें एक ड्रिप लगा हुआ था। अर्नव एक झटके से उस ड्रिप को अपने हाथ से निकाल देता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्नव करना क्या चाहता है। वो बहुत कोशिश करने पर भी अर्नव को हैंडल नहीं कर पा रहा था। गोपाल मन में कहता है, लगता है सर के सर पर चोट लगी है, तभी तो ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अर्नव की नजर हैंगर पर लटके उसके कपड़ों पर जाती है।
फौरन वो हॉस्पिटल वाले कपड़ों को निकालकर अपने कपड़े पहनने लगता है। गोपाल इस वक्त बस खड़े होकर अर्नव को देख रहा था। अर्नव के पास जाने के ख्याल से ही उसे डर लग रहा था। तभी रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। वो भी अर्नव को इस तरह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर हैरानी से अर्नव को देखते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ये सब कह ही रहा था कि अर्नव अपनी घड़ी पहनकर डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर अर्नव के पास आते ही घबराने लगता है। इससे पहले उसने किसी भी पेशेंट को इस तरह की हरकत करते नहीं देखा था। अर्नव डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डॉक्टर, मुझे आपसे बस 6 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, फिर मैं यहाँ वापस आकर एडमिट हो जाऊंगा, ओके? ये कहकर अर्नव उस रूम से बाहर चला जाता है और गोपाल भी उसके पीछे जाने लगता है। डॉक्टर सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर आते ही यशवंत दीवान के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि यशवंत अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और युवराज की मॉम सावित्री बेड के पास एक व्हीलचेयर पर बैठी थी। सावित्री पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। वो सिर्फ देख और सुन सकती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। पिछले 11 सालों से सावित्री इसी हालत में थी। युवराज सावित्री के पास जाकर उसे हग करते हुए कहता है, मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? सावित्री अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देती है। इतने में युवराज के डैड यशवंत वहां आ जाते हैं। यशवंत युवराज से कहते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ? यशवंत को देखते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए यशवंत से कहता है, डैड, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? ये सुनकर यशवंत के आंखों में चमक आ जाती है। इतने सालों में आज पहली बार युवराज उनसे कुछ मांग रहा था। वो खुश होकर कहते हैं, हाँ बेटा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हें दिलवा देता हूँ। युवराज यशवंत के करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारे जंगल के बीच वाले बंगले में जिन लोगों को आपने हॉस्टेजेस बनाकर रखा है, उन्हें जाने दीजिए। युवराज के मुंह से ये बात सुनते ही यशवंत के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी करके युवराज को देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने बड़े क्राइम के बारे में युवराज जानता है। अपने डैड को शॉक में देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए था ना? यशवंत अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहता है, तो तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज सीरियस होकर कहता है, ठीक है, फिर जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मैं ही उन हॉस्टेजेस को आजाद कर देता हूँ। ये कहकर युवराज रूम से बाहर जाने लगता है। युवराज के ऐसा कहते ही यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भागते हुए युवराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, नहीं युवराज, ऐसा मत करो, वरना वो हम सबको मार डालेगी। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त उस साए का खौफ साफ दिख रहा था। युवराज गुस्से में यशवंत से कहता है, डैड, आप कुछ भी कर लीजिए, वो हम सबको मार ही देगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मॉम को लेकर शिमला से बाहर चले जाइए। कम से कम आप दोनों उससे सेफ तो रहोगे। यशवंत की आंखें नम हो जाती हैं। वो रुंधे गले से कहता है, और तुम? युवराज सख्ती के साथ कहता है, मेरा अंत पहले से तय है और इसकी वजह आप ही हैं। यशवंत युवराज की बात सुनकर खामोश रह जाते हैं। युवराज आगे कहता है, इसलिए कह रहा हूँ, मॉम को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाइए। यशवंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, युवराज, एक बात अच्छे से समझ लो, ना तो मैं शिमला छोड़कर कहीं जाऊंगा और ना ही उन हॉस्टेजेस को कहीं जाने दूंगा। युवराज कहता है, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? यशवंत एक गहरी सांस लेकर बड़ी सख्ती के साथ कहता है, हाँ। ये सुनकर युवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाते ही यशवंत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो घुटने के बल फर्श पर ही बैठ जाते हैं। यशवंत रोते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जो सच तुम जानते हो
वो आधा सच है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या है युवराज का पूरा सच? क्या अर्नव उन हॉस्टेजेस को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।